एक दफ़ा फिर ट्रांसमिशन में खुशामदीद नाजरीन। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो आखिरी मौका है। इस सिलसिले की मुख्तलिफ ट्रांसमिशन हम करते रहे हैं। बजट आ गया है और बहस इस बात पर हो रही थी कि क्या ये ऐसा बजट है जो पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन कर सके। आपने तमाम पैनलिस्ट की राय इस हवाले से सुनी है। क्या होना चाहिए, मज़ीद इक़दाम हुकूमत को क्या करना चाहिए, अब हम उस पर भी बात करेंगे। तबा साहब, ज़ाहिर ये तो डिबेट हुई और सभी का इस बात पर कंसेंसस है कि उस हाल में तो हम है नहीं कि हम 5% की ग्रोथ पर जा सकें। जो आपने बात शुरू की थी उससे तकरीबन तमाम पैनलिस्ट एग्री कर रहे हैं। मगर एक है कि रियलाइजेशन हो, ये भी आप बात कर रहे थे कि जी माजी में जो गलतियाँ की हैं उसकी रियलाइजेशन होनी चाहिए। मुझे याद एक दफ़ा आपने कहा था कि 2017-18 में खामखा के लिए हमने 19 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट क्रिएट कर दिया और उसके बाद जो गुज़िश्ता हुकूमत थी 21-22 में उसने जाते जाते अचानक 17.5 अरब डॉलर का, अगर वो 35 अरब डॉलर हम ना ज़ाया करते तो हम स्टेबल होते। नाउ वो जो नून लीग की हुकूमत थी वो भी 4 साल तक कहती थी जी हमने हमेशा के लिए IMF से निकाल दिया, बट आखिर हर साल में हरकत की। इमरान खान साहब ऐसा लगता था कि उन्होंने मुसलसल कहा कि सबसे बड़ा मुल्क का मसला ही करंट अकाउंट डेफिसिट है, जाते जाते उन्होंने भी ये हरकत की था। अब आपको लगता है कि अब इवेंचुअली रियलाइजेशन है कि इस तरफ हम नहीं जा सकते हैं, ये तो डिफ़ॉल्ट ही का रास्ता है। देखिए, जब आपके पास बोरिंग ऑप्शन नहीं है, जब आपका इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट 5-6% पे और जो पाकिस्तान की रेटिंग है उससे आपकी जो अगर आप यूरो बॉन्ड इशू करते हैं तो वो 10-12% से कम होंगे नहीं। तो पाकिस्तान के पास ऑप्शन है ही नहीं बोरिंग का इंटरनेशनल मार्केट सिवाय IMF के या मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के। तो अब जिस सिचुएशन हम हैं, ऑप्शन जब नहीं है तो जब भी तो बाकी पैनलिस्ट ने भी कहा ना कि हमने वो बजट बनाया है कि हम IMF को खुश कर सकें और प्रोग्राम को सिक्योर कर लें। तो इंशाल्लाह प्रोग्राम तो आप सिक्योर कर लेंगे। उसकी जो रेमिफिकेशंस हैं, जो चैलेंजेस हैं, उसकी हम बात करते हैं ना। देखें, आपने इकॉनमी के अगले 2 साल स्टेबलाइज भी कर लेंगे, आप कम ग्रोथ करके करंट अकाउंट को मैनेज करके फिस्कल डेफिसिट को नैरो डाउन करके आप कर लेंगे। लेकिन 2 साल बाद आप क्या करेंगे? आप उसी सिचुएशन में जिस तरह बाकी लोगों ने कहा कि जब तक कि आप इन्वेस्टमेंट को एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को लेकर नहीं आएंगे आप पाकिस्तान के अंदर, तो 2 साल बाद एग्जैक्टली सेम डिस्कशन हो रही होगी कि हमारी लो ग्रोथ क्यों है। देखिए, पाकिस्तान में अगर आपने 4.5% एक्सपोर्ट आपने ग्रो करना है तो आपके पास टोटल डॉलर का जो इनफ्लो है ना वो तकरीबन 80 से 84 बिलियन डॉलर होना चाहिए, जब जाके आप 5% की GDP ग्रोथ आप अचीव कर सकेंगे। आज हमारे जो नंबर्स हैं वो तकरीबन 30 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट के, और मुझे लगता है कि जिस तरह से रेमिटेंस ग्रो करी है 3.2 बिलियन पर मंथ, जो तकरीबन 36 से 38 बिलियन डॉलर, तो आप तकरीबन 68 बिलियन टू 70 बिलियन डॉलर का आपका इनफ्लो हो सकता है डॉलर्स का नेक्स्ट ईयर। उसे आप मेरे ख्याल में 3.5-4% तक आप ग्रोथ को खींच खाच के आप ले जाएंगे। अब ग्रोथ कहाँ से लाएं हम? देखिए, ग्रोथ आप एग्रीकल्चर से ला सकते हैं, जिस तरह मैंने पहले भी बताया। एक नया सेक्टर पाकिस्तान में डेवलप हो रहा है, वो है माइनिंग सेक्टर। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर माइनिंग के अंदर बहुत पोटेंशियल है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ अब लोकल ग्रुप्स भी माइनिंग की तरफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आगे उम्मीद है कि ये इन्वेस्टमेंट रियलाइज होगी तो उस पर एक नया सेक्टर ओपन अप हो जाएगा, जिसमें मेजर आपकी जो माइनिंग है वो कॉपर और गोल्ड की होगी आपकी। तीसरा जो है वो कंस्ट्रक्शन है कि आपको बग़ैर इम्पोर्टेड मटेरियल के आपने ग्रोथ लानी है तो कंस्ट्रक्शन है आपका, कि आप फास्ट ट्रैक पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, आपके रोड हाईवेज़ हैं, आपके पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, डैम्स है, बहुत सारे काम हैं जो आपने करने हैं, जिसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है वो ज़्यादा है। जब हम इन क्रूशल लार्ज प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो पाकिस्तान की इकॉनमी को 2 तरीके से सपोर्ट करेगी। एक तो इनिशियल ग्रोथ की तरफ आपको सपोर्ट करेगी, और जब वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उस पर भी इम्पैक्ट आएगा। और तीसरा आपका वो एक्सपोर्ट्स है कि क्या हम 10% GDP या इससे कम 9% पे क्या ये मुल्क खड़ा हो सकता है अपने पैरों पे? वो नहीं खड़ा हो सकता जब तक कि आप अपनी एक्सपोर्ट टू GDP 15% से 20% पे लेके नहीं जाते, स्लोली एंड ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये आपके मसले मसाइल रहेंगे और ये आपका IMF का आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा, बिकॉज अगर आपने हायर ग्रोथ की तरफ जाना है तो इसका मतलब ये कि आपने बोरो करना पड़ेगा या अपने पैसे खुद कमाएं। कमाने की जो आपकी कैपेसिटी है वो आपको बढ़ानी होगी और वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू आएगी। इन्वेस्टमेंट में प्राइवेटाइजेशन भी आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, बिकॉज आप गवर्नमेंट के जो इदारे जो इनएफिशिएंट हैं, जिसमें इतने सालों तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है, जब वो प्राइवेटाइज होंगे उसमें री इन्वेस्टमेंट होगी, उसकी कैपेसिटी इंप्रूव होगी, उसके जो नुकसानात हैं वो ख़त्म होंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिटेबल बनेगी, उस प्रॉफिट से गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू भी मिलेगा। और साथ साथ एक और जो सेक्टर है जो बहुत ही हम डिस्कस नहीं करते वो टूरिज़्म है।
एक डोमेस्टिक टूरिज़म है और फिर एक आपका इंटरनेशनल टूरिज़म है और एक रिलीजियस टूरिज़म भी। अब आप देखें कि ये बोरी कम्युनिटी की आज इस साल पाकिस्तान के अंदर है, कितने लोग बाहर से आए, होटल्स फुल हैं, यू नो आपकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो एक शॉर्ट टर्म के लिए आपको सपोर्ट कर रही है। इस तरह पाकिस्तान में आपके जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं इतने खूबसूरत हैं, वहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज है कि अच्छे होटल्स बन जाएंगे, अच्छी सड़क बन जाएगी, अच्छी सर्विस होगी, तो पहले आप डोमेस्टिक जो टूरिज़म है उसको आप कैटर करेंगे और फिर इसके बाद बाहर से भी लोग आपके पास आएंगे। एक जो प्रॉब्लम हो सिक्योरिटी का, देखिए पाकिस्तान में जो भी हम कहें हालात हैं, सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। पाकिस्तान के दो बड़े सूबे KPK और बलूचिस्तान जो है वहाँ पे आपको पता है कि सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत ही हालात ख़राब हैं और ये आई होप ये जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि ये इस्तेकाम ये लॉन्च करना चाहते हैं, ये जो ऑपरेशन है, देखिए स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है और जब तक कि आप सिक्योरिटी के हालात को ठीक नहीं करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब आती है कि जब वो देखते हैं कि मुल्क में आदमी जो है वो फ्रीली मूव कर सकता है, उसको बुलेट प्रूफ गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, उसको गार्ड्स की ज़रूरत नहीं है, होटल्स के बाहर इतनी बड़ी फेंसिंग नहीं होनी चाहिए जिस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर है, तो जब ये चीज़ें इम्प्रूव होंगी तो उसके बाद आप देखेंगे कि जो हम कहते हैं कि पाकिस्तानी नॉन रेसिडेंट वो क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो इसलिए नहीं करते कि उनको पता है कि जो लॉ ऑफ लैंड है, जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो इतनी अनस्टेबल है कि उसमें उनको ख़तरा है कि यार हम इन्वेस्टमेंट करें तो कहाँ करें और उसकी प्रोटेक्शन क्या होगी। इसी तरह जो फॉरेनर्स हैं उनका भी वही है। जब तक कि प्राइवेट सेक्टर इसको लीड नहीं करेगा तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में एक महदूद लेवल पे आएगी, वो G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे आएगी। हमें लानी है इन्वेस्टमेंट बिज़नेस टू बिज़नेस, B2B सेक्टर में लानी है और उसके लिए प्राइवेट सेक्टर का काम है कि वो बाहर जाके रोड शो करें, वो पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज को बिल्ड करें, वो पाकिस्तान के पोटेंशियल को हाईलाइट करें। बट सामने से जो सवाल आते हैं ना, वो 3 सवाल आते हैं। क्या इस एनर्जी कॉस्ट में क्या आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाइबल है? क्या इस टैक्सेशन हाई टैक्सेशन में क्या आपके पास इतनी रिटेन अर्निंग्स होंगी कि आप री इन्वेस्टमेंट करने के काबिल होंगे? और तीसरी क्या आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन पाकिस्तान में कैसी है? आज हम आते हैं तो क्या सिक्योरिटी के हालात हैं? तो उन तीनों सवाल के जवाबात हमारे पास नहीं होते। हम जवाब तो दे देते हैं लेकिन वो सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं होता। और जब वो देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं और उसका कोई सोल्यूशन शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में नज़र नहीं आता तो लोग उसके लिए शाये कर जाते हैं और फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इन्वेस्टमेंट टू GDP वैसे भी शरह कम है, एक्सपोर्ट टू GDP शरह कम है, टैक्स टू GDP शरह आपकी वीक है। तो उसको एनालाइज़ करने की ज़रूरत है, इन डेप्थ एनालाइज़ करने की ज़रूरत है कि ये पिछले 20 सालों का प्रॉब्लम है, ये आज का प्रॉब्लम नहीं है, मैंने पहले भी बताया आपको। और ये मुसलसल गलत पॉलिसीज़ का नतीजा है जिसकी वजह से ये सारे आपके जो रेशोज़ हैं वो आपके रीजनल कंट्रीज से और इंटरनेशनल कंट्रीज से बहुत ही बिलो एवरेज आपके हैं। और उन सब से हमें निकलने के लिए एक शॉर्ट टर्म और एक मीडियम टर्म एक हमें प्लान बनाना होगा। आप जो करके अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करके स्टेबलाइज़ कर लें, बट स्टेबलाइजेशन के साथ अगर आगे ग्रोथ पॉलिसी नज़र नहीं आएगी तो हालात तो पाकिस्तान के वैसे ही रहेंगे कि 2 से 2.5% आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है, आपने 3% या 3.5% आपने ग्रो कर लिया, तो जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, उनको जॉब्स कहाँ से मिलेंगी? जब नई इंडस्ट्री नहीं लगेगी और नए सेक्टर्स डेवलप नहीं होंगे तो जॉब्स कहाँ से क्रिएट करेंगे? एज ऑफ नाउ आप कह रहे हैं कि स्टेबलाइजेशन वाली ही आपको सिम्त नजर आ रही है, ग्रोथ वाली सिम्त कोई कहीं नजर नहीं आ रही। मगर एक बात जो आमतौर पर आरिफ अभी साहब करते हैं वो कहते हैं कि हम तो अपनी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को नहीं यूटिलाइज कर पा रहे। सीमेंट अंडर यूटिलाइज्ड है, कार मैन्युफैक्चरिंग अंडर यूटिलाइज्ड है, टेक्सटाइल वो कह रहे हैं कि फुली यूटिलाइज नहीं है। तो हम इन्वेस्टमेंट की मजीद की तो बात कर रहे हैं बट तो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री यूटिलाइज नहीं हो रही। जी, इसके देखें सीमेंट इंडस्ट्री की अब बात करें, इस बजट में इन्होंने एक्साइज ड्यूटी जो है वो 2 रुपये से kg से 4 रुपये कर दी है। गरीब आदमी भी सीमेंट इस्तेमाल करता है। सीमेंट एक वो वाहिद रॉ मटेरियल है जो कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी है और सीमेंट भी स्टील भी। तो जब आपने एक प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी महंगी कर दी है तो उसे आपके ख्याल में क्या डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? एक ही जवाब है ना, कम होगी। जब एक बोरी पहले 1100 में मिलती थी और अब ये तकरीबन 1400 से 14.5 रुपये की प्राइसेस हो गई हैं तो इससे डिमांड तो श्रिंक होगी। एक गरीब आदमी जिसको अगर 1 बैग की ज़रूरत है या 10 बैग की ज़रूरत है वो 10 मरतबा सोचेगा यार कितनी महंगी सीमेंट लूँ कि नहीं लूँ, आज नहीं करता मैं अगले साल कर लूँगा। तो डिमांड तो कॉन्ट्रैक्शन डेफिनेटली नज़र आती है, इसमें कोई सेकेंड वही नहीं है, राय नहीं है। हमारी तो डिमांड डिस्ट्रक्शन एनर्जी कंजप्शन, पावर सरप्लस है, कैपेसिटी पेमेंट्स दे रहे हैं एनर्जी कंजप्शन की। डिमांड डिस्ट्रक्शन होनी है और इंडस्ट्री को ये 2 साल मुश्किल वक्त गुजारने होंगे जो कि मुश्किल नहीं है।
गुजर जाएंगे, ये 2 साल भी गुजर जाएंगे, लेकिन जब तक कि आगे ग्रोथ प्लान नज़र नहीं आएगा आपको, तो ये फ्रस्ट्रेशन सिस्टम में बिल्ड करेगी और लोग पे फ्लाइट ऑफ कैपिटल शुरू हो जाएगा। पहले अभी तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, फिर फ्लाइट ऑफ कैपिटल। 5 साल पहले मैंने आपको एक इंटरव्यू किया था, आप एक बहुत ही होपलेस सिचुएशन आप उस वक्त पिक्चर कर रहे थे। इस वक्त आपको उतनी होपलेस लगती है? आपको लगता है कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? चीज़ें 100% बेहतर हो सकती हैं अगर सही पॉलिसी हो और बिज़नेस कॉन्फिडेंस को हम बिल्ड करें, लोगों के साथ कंसेंसस करें और देखें कि किस एरियाज़ में हमें काम करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान कोई बहुत कॉम्प्लेक्स इकॉनमी नहीं है, बहुत ही बेसिक सिंपल इकॉनमी है। 3-4 बड़े एरियाज़ हैं जिसमें आपने काम करना है, जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसको इम्प्लीमेंट करने में अगर आप एक रोड मैप बना दें तो अगले 2 सालों में आपके बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे और आपकी जो ओवरऑल सिमत है मुल्क की वो ठीक हो जाएगी, तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली 5 से 5.5% अब आराम से जा सकती है। मैंने इस पर आरिफ हबीब साहब का भी मौक़िफ़ लेना, मगर क्योंकि आपने माइनिंग की बात की, अमार ने इस पर काम किया हुआ है और मैं सुन रहा था आप ये बता रहे थे कि जो EVM है, आपने इस पर रिसर्च भी की कि दुनिया भर में जब जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। पाकिस्तान में इस वक्त उसकी सप्लाई मौजूद है, मगर आपने यहाँ पर भी कहा कि मसला ये हो रहा है कि हम माइनिंग भी एक फैक्ट्री लगानी है, वैल्यू एडिड करें और उससे बहुत ज़्यादा दर मुबादला कमा सकते हैं, हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं। ये माइनिंग वाकई एक ऐसा एरिया है जिसकी तब आप बात करें? बिल्कुल, माइनिंग ऐसा एरिया है, हमने बेसिकली इसको कभी एक्सप्लोर ही नहीं करा, चाहे वो आयरन ओर हो, कॉपर हो, कुछ भी बेताशा, बॉक्साइट हो, कुछ भी हो, वो हमने हमेशा जो भी करा है बिल्कुल जो रॉएस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल जो है वो एक्सपोर्ट करा है। कॉपर की बात बताऊँ आपको, सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इनमें जितना कॉपर का इस्तेमाल है किसी और चीज़ का नहीं है। द डिमांड ऑफ कॉपर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10 टाइम्स ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। दुनिया में कॉपर की सप्लाई कांस्टेंट है, रिस्ट्रिक्टेड है और नई माइंस डेवलप नहीं हो पा रही बिकॉज जो एग्जिस्टिंग है उन्हीं को स्केल अप कर रहे हैं और नहीं देंगे। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू एरियाज जहाँ पे कॉपर अभी कम्प्लीटली अनएक्सप्लॉयटेड है। तो इंशाल्लाह प्लानिंग होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, एक्सट्रैक्शन होती है, मगर वो एक्सट्रैक्शन भी अभी का जो करंट प्लान है सिंपली एक्सपोर्टिंग कॉपर स्लज इन द रॉएस्ट ऑफ द रॉ फॉर्म। कि जी स्लज है आपके पास, कॉपर है, वो मटेरियल मिक्स हुआ होगा लिक्विड फॉर्म में ही, आप डायरेक्ट उसको एक्सपोर्ट करते हैं। प्रोसेसिंग उसकी वैल्यू एडेड तब भी नहीं हो रही। आइडियल अगेन ग्रोथ ट्रैजेक्टरी क्या है, सिग्नल क्या है, आपने ग्रोथ सिग्नल ये देना है कि जी ओके वी विल एक्सप्लोर कॉपर, एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद इसको हम रिफाइन भी करेंगे। हमें रिफाइनरी की भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। रिफाइनरी के लिए यू नीड अफोर्डेबल पावर। थर में यू गॉट चीपेस्ट ऑफ द चीप पावर, 3 सेंट में आपकी वेरिएबल कॉस्ट बिजली की, वहाँ पे 3 सेंट से भी कम, वहाँ से आप बिजली जनरेट कर सकते हैं। वहाँ पे उसको कॉपर को स्मेल्टिंग करके उसकी रिफाइनिंग कर सकते हैं। यहीं पे आप फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के थ्रू EV मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर सकते हैं और फिर उसको वैल्यू एड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगेन द सिग्नल नीड्स टू बी देयर। इफ द सिग्नल इज कि जी आप स्लजी एक्सपोर्ट करेंगे तो ज़िंदगी बस स्लजी एक्सपोर्ट करते रहेंगे, बट यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इन प्लेस, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो। द प्रॉब्लम हियर इज, एज मोहम्मद अली साहब राइटली सेड, कि देयर इज़ नो प्लान फॉर एनीथिंग। कोई भी इंडस्ट्री हो वो हम उसको देखते हैं इन आइसोलेशन, हम उसको इस तरह नहीं देखते कि बैकवर्ड या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन उसकी कोई ना कोई हो सकती है। तो माइनिंग में ट्रिमेंडस पोटेंशियल, इफ एनीथिंग, अगर इफ देयर इज अ राइट सिग्नल्स इन प्लेस, अगले 5 साल में वी शुड बी एक्सपोर्टिंग इलेक्ट्रिक कार्स। और प्रोसेसिंग करें तो आप की जो अपनी रिसर्च थी उसमें मल्टीपल टाइम्स आप करते हैं, बिकॉज जब आप स्लज एक्सपोर्ट करो तो दिस इज उसकी तो वैल्यू ऐड ही नहीं कर रहे ना कोई। जब आप गाड़ी एक्सपोर्ट करोगे उसमें आप बेसिकली 100 टाइम्स वैल्यू ऐड करके उसमें एक्सपोर्ट कर रहे हो और उससे जो इन एंसिलरी इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी उसका वैल्यू अलग है। तो अगेन इट्स अ वेरी सिंपल इकोनॉमी, बट वी हैव ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज इन प्लेस टू रियली डू दिस थिंग। अब आरिफ साहब, आपने भी ये सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। अब यहाँ पर कम से कम ये बात नज़र आ रही है कि हम स्टेबिलिटी के साथ तो चलते रहेंगे, डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं रहेगा। अगर IMF की प्रोग्राम की पासदारी करेंगे, बजट भी उनके हिसाब से बनाया है तो ठीक है, मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि डिमांड इतनी कम है कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी डिमांड नहीं पूरी हो पा रही है। पावर इतना सरप्लस है कि कैपेसिटी पेमेंट्स दे रहे हैं और नेगेटिव में जा रहे हैं, ज़ाहिर चोरी और दीगर वजूहात भी हैं। तो इस तरीके से बस ऐसे ही चल सकता है या कोई ग्रोथ के सिग्नल्स आपको दिखते हैं? देखिए शाहज़ेब, अगर हम बात करेंगे कि क्या स्टेबलाइजेशन और ग्रोथ जो है दोनों इम्पोर्टेंट है, यस दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन हो कि सिर्फ आपको एक मिलेगा तो एक मिलेगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी स्टेबलाइजेशन है। और ये स्टेबलाइजेशन के जो मेजर्स हुए हैं, मैं तो पता है IMF में इतना देखता हूँ, मैं तो समझता हूँ हमेशा पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम में ही होना चाहिए और उसी में वो डिसिप्लिन चलता है। आप पॉलिटिशियंस हमारे बिल्कुल ही जो है वो नाकारा हैं, कभी वो एट देयर ओन जो है वो कोई रिफॉर्म का जो है वो डिसीजन ही नहीं ले पाते।
तो आप जब भी देखें, सोहेल ने बात की एफएम जो है शौकत अजीज़ का ज़माना जब गया तो हमने देखा कि जो है वो रुपया भी स्टेबल रहा, रेमिटेंसेस भी बढ़े, इन्वेस्टमेंट भी आई, ग्रोथ भी हुई। और वो हम चूँकि उस प्रोग्राम में थे तो हमने फिर ये 14-15 की जो है वो बात हुई कि उसमें हम EFF में थे तो हमने स्टॉक मार्केट भी अच्छी हुई, उस वक्त में भी स्टॉक मार्केट। अब भी हमने जब ये IMF का प्रोग्राम जो है वो किया है तो हमने देखा स्टॉक मार्केट जो है वो कहाँ से कहाँ रुपए में स्टेबल, तो गोली देते हैं ना, रुपए में स्टेबल, रिफॉर्म्स वादा करते हैं वो करते नहीं हैं। हाँ, इसलिए उनका भी ट्रस्ट खत्म हो गया। जी, मेरा मतलब ये है कि देखें अभी रुपया स्टेबल हुआ तो हमारे इन्फ्लेशन को फ़ायदा हुआ, इन्फ्लेशन रुका हुआ है या गिरा है इतना जो है रुपए में जो है वो स्टेबिलिटी आई है तो कॉन्फिडेंस। देखें जब तक रुपए में जो है स्टेबिलिटी नहीं होगी बाहर से जो है वो पैसे नहीं आएंगे, बल्कि लोग उसको अगेंस्ट प्ले करते, अपने यहाँ से पैसे जो है वो बाहर भेज, और जो डॉलर में इन्वेस्टमेंट करते थे वो चैंपियन गिने जाते थे कि भाई हम आज से 8 महीने पहले के जिसने डॉलर किया वो बोला हाँ मैं तो सबसे ज़्यादा जो है वो चैंपियन। तो वो जो स्टेबलाइजेशन से जो बेनिफिट्स हमने अभी देखे हैं रिसेंट उसमें, वो बेनिफिट उससे जो है इन्फ्लेशन कम हुआ तो इंटरेस्ट रेट भी जो है वो नीचे आएगा, और रुपया स्टेबल रहा तो वो भी इन्फ्लेशन को जो है वो कंट्रोल करेगा। अब ये बात है जो डिस्कशन की जब शुरू में बात हुई कि भाई ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिशनल बर्डन है वो अनफेयर हुआ है, उस अनफेयर को जो है वो डिबेट करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं समझता हूँ कि अभी अगर एग्रीकल्चर पे ये टैक्स लगाएंगे तो मैं देख रहा था कि वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट किया है कि 1.2 ट्रिलियन रुपीस का उस पर पोटेंशियल है। तो अगर वो कहते हैं कि हम जनवरी से 25 से लगेगा तो उसका जितना भी बेनिफिट आए वो एक्सपोर्टर को खुश कर दें, सैलरी क्लास वालों को जो है वो खुश कर दें, थोड़ा सा उसके अंदर उनसे कहेंगे यार थोड़ा बर्डन हम कर देते हैं लेकिन आप नाराज़ नहीं हो, खुश हो, क्योंकि आपकी ऊपर की लाइन जो है वो लाइन तो जो है उसमें बेहतरी है, क्योंकि उसमें अगर इसमें भी लगता नहीं IMF से कमिट कर लेंगे, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कलेक्ट कुछ नहीं कर रहे होंगे, बड़े बड़े खरीदारों से भी नहीं कर पाएंगे, आपको लगता है कि इंप्लीमेंट होगा? अब तो प्रेसिडेंट साहब ने भी जो है ऑन रिकॉर्ड जो है वो बात की और बड़ी उन्होंने समझदारी वाली बात की। उन्होंने कहा भाई ये तो प्रॉफिट जिनको होगा बड़े उन लोगों के लिए है ना, प्रॉफिट छोटे लोगों के लिए हारी वारी के लिए तो जो है वो नहीं है, जहाँ प्रॉफिट होगा उनको लगेगा। और बात भी ये हो रही है कि टैक्सेशन रेट की भी जो बात हो रही है वो ये कहते हैं जो इंडिविजुअल पे, सैलरीड क्लास पे, दूसरों पे जो है टैक्स रेट है उसका जो है वो प्रपोजल। मैं समझता हूँ कि अगर सूबे जो है इस पर मान गए हैं और सूबे जो है उसको देख रहे हैं तो आई थिंक कहीं ना कहीं जाके ये इनकी जो है वो डील हो जाएगी। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी पाकिस्तान के उसके अंदर। और अभी जो इन्होंने उस पर मैं देख रहा था रिटेलर्स पे भी जो है, रिटेलर्स पे इन्होंने अब बेनिफिशियर्स पे डाल दिया है कि आप उनकी जो भी सप्लाई होगी एडवांस टैक्स काटेंगे। उसमें इश्यूज चल रहे हैं लेकिन वो अटेम्प्ट है, लेकिन वो अटेम्प्ट जो है वो करेगा। अब उसमें ये तो जाहिर है कि मेरे ऊपर अगर कोई बर्डन आया है तो मेरी चीख तो निकलेगी, लेकिन मुझे बर्दाश्त करना है थोड़ा बहुत, क्योंकि इन दी लार्जर इंटरेस्ट। आपने तो बर्दाश्त करना है, हुकूमत ने भी प्रेशर बर्दाश्त करना है। अगर कोई आटे की मिल बंद कर रहा है, कोई ट्रेडर्स इस वक्त शोर मचा रहे हैं, तो हुकूमत को इस दफ़ा स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि माजी में हमेशा सैलरीड क्लास पे बोझ बढ़ाते हैं और पीछे हट जाते हैं। वो ये लेना चाहिए। मुमकिन है बहुत सारे लोगों से नाइंसाफ़ी हुई। अब जैसे सैलरीड क्लास है, हम समझते हैं कि यार उनके ऊपर क्यों आप बोझ डाल रहे हैं, वो पहले ही जो है इतनी इनकी अफोर्डेबिलिटी का जो है वो इशू है, या एक्सपोर्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नाराज़। मैं एक और बात आपकी निशानदेही करना चाहूँगा, मैं समझता हूँ कि एक्सपोर्ट से ज़्यादा पाकिस्तान के लिए अभी रेमिटेंसेस में ज़्यादा स्कोप है। रेमिटेंसेस जो है ना बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं। और मज़ीद मेरे नज़र में जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ हैं उनकी एनुअल इनकम 70-80 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है, और वो आपको जो भेज रहे हैं वो 40% जो है वो यहाँ भेज रहे हैं, बाकी वो अपने पास रख रहे हैं। वो इन्वेस्टमेंट अगर वो लोग यहाँ थोड़े से भी जो है माइल हो जाए पाकिस्तान में, क्योंकि वो तो नेट है ना। से रुपया गिरा है, पहले तो वो प्रॉपर्टी के लिए भेजते भी थे, आपको लगता है जिस हिसाब से रुपया गिर रहा है उनके रिटर्न्स बिल्कुल पिछले सालों में नीचे गए हैं, वो इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान में, इंटरेस्ट रेट गिरेंगे। देखिए ज़्यादातर वो इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में करते हैं, स्टॉक मार्केट में करते थे, स्टॉक मार्केट में तो उन्होंने भी पैसे बनाए, और उनको जो फॉरेनर्स को तो जो है डॉलर टर्म्स में वो सारे 94% का रिटर्न जो है वो मिला है। और जिन्होंने टी बिल्स वगैरह ख़रीद लिए वो तो उन्होंने किलिंग्स की हैं इसमें अंदर जो है। पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं, लेकिन जिनके डिविडेंड लेट हुए थे उन्होंने सब ने टी बिल्स ले लिए थे, और वो उसको कन्वर्ट भी हो गए, सारे करंट भी हो गए। तो मेरा मतलब ये है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा जिसको तकलीफ़ है ज़रूर वो शोर मचाए, लेकिन बहुत सारे लोग जो बेनिफिशियरी हैं वो तो ज़ाहिर अंडरग्राउंड हो जाते हैं, उनको तो जो है कोई इसके बारे में। बट आप रेमिटेंसेस की जब भी बात करते हैं, मैं देखा है कि आप इस बात के हामी हैं
क्योंकि जो उनका मसला है आसिफ साहब का दीगर का, वो कह रहे हैं कि जी ह्यूमन रिसोर्स का ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग जा रहे हैं। आप कहते हैं जा रहे हैं तो ठीक है, रेमिटेंसेस बढ़ेंगी, अच्छा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर इनको यहाँ रोज़गार नहीं मिल रहा है तो जा रहे हैं तो बिल्कुल जाने दें। जब आप अपने आप को ठीक कर लेंगे वो वापस आ जाएंगे। हमने देखे हैं ऐसे पीरियड कि वो रिग्रेट करते हैं, कि यार हम बाहर है। वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं लोकल ने कहाँ से कहाँ ग्रो कर लिया होता है। तो मेरा मतलब ये है कि देखें, अगर नौकरी पेशा है बिल्कुल ही, तो नौकरी पेशा तो जो है वो अभी कंपेयर करेगा, उसकी अपनी ऑब्लिगेशंस हैं, उसके घर की ऑब्लिगेशंस हैं, बहनों की शादियां हैं, घर है, दूसरा सब मसले मसाइल होते हैं। तो वो देखता है मुझे सेविंग नहीं होगी तो मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे फ़ौरन सेविंग हो जाएगी, और मैं किसी एक कमरे में हम 2-4 लोग रह जाएंगे तो वो भी जो है वो पैसे बच जाएंगे और हम उसमें भेज सकेंगे। तो उस सूरत में अब ये डिज़ायरेबल नहीं। आपकी पॉलिसी के हिसाब से गवर्नमेंट को ये चाहिए कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बहुत रिलाई करना, मैंने पाकिस्तान में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट को जो है वो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद नहीं देखा। वो आते हैं किस में, ये आपके कंज्यूमर गुड्स वगैरह में, तो उसमें कौन सा उन्होंने वैल्यू एडिशन जो है कर लिया। आपने देखा है कि कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री में जो है वो आई है कि यहाँ वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो डेवलप करे और फिर यहाँ से जो है एक्सपोर्ट। चाइना से भी CPEC में बहुत बातें होती थी बिज़नेस टू बिज़नेस में, हम तो कुछ भी नहीं देख रहे हैं। कुछ भी लोकेट नहीं हुआ। वियतनाम की मिसाल दी जाती थी मगर उस तरीके से नहीं हुआ कि चाइना का जिस तरीके से वियतनाम में था। हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, एक ब्रेक नाज़रीन प्रोग्राम में शामिल करते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। ट्रांसमिशन में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। बात हो रही है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, आगे हुकूमत को क्या करना चाहिए। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। आप ज़रा कमेंट करना चाह रहे थे, डिसएग्री भी कर रहे थे ब्रेन ड्रेन वाली बात से, और टॉप 5 चीज़ें क्या ऐसी गवर्नमेंट करे कि जिसकी वजह से पाकिस्तान आगे बढ़ सके, ये स्टेबलाइजेशन से ग्रोथ की तरफ भी जा सके। जी, मैं तो ग्रोथ की बात करता हूँ हमेशा, राइट। स्टेबलाइजेशन तो ऑफ कोर्स ज़रूरी है, इट्स अ बिल्डिंग ब्लॉक एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। अगर आपकी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाए तो पाकिस्तान ग्रो कर जाएगा। जी, और कर भी सकती है, पोटेंशियल भी है। और इसमें आई थिंक वो मैं 2-3 बातें करूँगा। आई थिंक सबसे मैं थोड़ा सा कंक्लूड करूँगा ये जो आरिफ साहब ने कहा। देखें, जो ह्यूमन रिसोर्स है वो खुशी से जाता है, वो उसका एक एम होता है मुझे बाहर जाके काम करना है, वो तो जाए तो हम भी उसको इनकरेज करते, तो नहीं रोक सकते आप। लेकिन जो लोग मोटिवेशन ख़त्म हो रही है और होप लूज़ करके जा रहे हैं ना, वो हम लूज़ नहीं करना चाहते। जो यहाँ रहना चाहते हैं और वो जा रहे हैं बिकॉज कि हमने उनको वो इन्वायरमेंट नहीं दिया, टैक्सेशन है, सेविंग है, व्हाटएवर, तो उसकी वो रोकना ज़रूरी है। वो असल ब्रेन ड्रेन है। देखिए, जिसने प्लान किया वो तो जाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, वो जो आरिफ साहब कह रहे हैं ना, तो उससे डेफिनेटली जब IT के देखें बहुत सारी रेमिटेंस बढ़ी क्यों है, आपका बहुत सारा टैलेंट गया है। वो जो आपका लोअर क्लास जो जाता है वो आपको $500 या उससे लेस भेजता है। ये लोग जब जाते हैं तो वो $2-3 हज़ार भेजते हैं, क्योंकि उनकी सेविंग्स, उनके कंपनसेशन फ़र्क होती है। तो ज़ाहिर है एक लो क्लास वर्सेस 1 एजुकेटेड 5 to 6 मिनिमम का फ़र्क है, राइट। तो वो हो रहा है। लेकिन हमें अगर मिडिल मैनेजमेंट हर कंपनी में ज़रूरी होती है, जिस तरह मोहम्मद अली ने कहा, तो मिडिल मैनेजमेंट, ऊपर के लोग रुक जाते हैं, जो आरिफ साहब ने कहा कि वो देख रहे हैं कि कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, जो और नीचे के लोग रुक जाते हैं। बीच में जो आपकी कोर है वो चली जाती है और उसको प्रोड्यूस करने में टाइम लगता है। तो वो हमें बनाने, बहुत तेज़ी से बनाने हैं लोग, वो तो कोई शक नहीं है कि बहुत ट्रेनिंग करें, रीट्रेनिंग करें, मेंटरशिप करें, बहुत सारे प्रोग्राम लेके आएँ, लेकिन ये आसान नहीं है, ये रातों रात नहीं हो सकता। मिडिल मैनेजमेंट को टाइम लगता है, वो 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस वो लेके बाहर चले जाते हैं। तो मैं उससे थोड़ा सा डिसएग्री इसलिए करता हूँ कि वो हमारी बैकबोन है, उसको हमें होप दिलानी है, उसको मोटिवेट करना है। और दूसरी जो बात है जो मोहम्मद अली ने कहा कि, और आई थिंक अमार ने भी कहा, इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो, आई थिंक इन्वेस्टमेंट के बगैर IT एक्सपोर्ट कोई भी बिजनेस हो ही नहीं सकता। आप अगर अपनी मार्केट्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अपनी HR में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो कैसे होगा? ग्रोथ हो ही नहीं सकती, किसी भी चीज़ की ग्रोथ नहीं हो सकती। तो हमारी डायरेक्शन जो है बजट की या कोई भी चीज़ हो, जिस तरह आपको गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी है कि आपने एक्सपोर्ट बढ़ानी है, आपको ये अलाउ करेंगे, जिस तरह इन्होंने कहा कि इंडस्ट्री लगाते हो तो टैक्स फ्री है, व्हाटएवर। तो हमारी इंडस्ट्री में तो डेफिनेटली बहुत फोकस है कि टैक्स भी उन्होंने ऑफ कोर्स नहीं लगाया जिस तरह दूसरे एक्सपोर्टर पे लगाया। बट जो मोहम्मद अली साहब ने कहा, उसकी जो फिज़िकल सिक्योरिटी, देखें, जब तक वो अपना काम या वैल्यू एडेड काम यहाँ नहीं कराते, बड़ा काम नहीं भेजते, जब तक उनको ये लगता है कि फ़िज़िकल सिक्योरिटी नहीं है, फ्रॉड प्रोटेक्शन नहीं है,
डेटा प्रोटेक्शन के लॉज अप्रूव्ड नहीं हैं, साइबर सिक्योरिटी, फिर आपके पास इंटरनेट यूजेज, फिर पावर सप्लाई। तो ये 4-5 फैक्टर्स हैं। अब आपने देखें, आपने कहा कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करेंगे तभी आप आईटी एक्सपोर्ट बढ़ा सकेंगे। टेलकोज आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग। आपने देखा इनका एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र इतना थोड़ा है कि वो सस्टेन ही नहीं कर पाते। 2G 3G की अभी तक हमारे पास बातें हो रही हैं, दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो हमें फाइबराइजेशन करनी है, बहुत सारा ब्रॉडबैंड देना है, उनको इंसेंटिवाइज करना है, राइट ऑफ वे को इम्प्रूव करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। देखें शाहजेब, जब तक ये एक अकेले एक्सपोर्ट नहीं होती, इसके लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखें, आप बात करते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि अगर $1 बिलियन की सर्विसेज एक्सपोर्ट को आपने बढ़ाना है तो 2 तरीके हैं। आप या तो आईटी मिडिल मैनेजमेंट जो एक्सपीरियंस हो, 30-35 हज़ार बंदे हों, तो उनको बिठाने के लिए जगह भी तो चाहिए, राइट? तो मिलियन स्क्वायर फीट की जगह चाहिए आपको। अब वो कहाँ बन रही हैं? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा। आप कैसे किसी को दिखाएंगे? तो ये सब आपको लीड करना पड़ता है। ये चीज़ें आज प्लान करेंगे तो एक्सपोर्ट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। सारा सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, ये सारा प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, क्योंकि हमें कुछ इंडिविजुअल एग्जांपल्स तो नज़र आती हैं। एक्सपोर्ट में अगर टेक्सटाइल है, इंटरलूप ने ग्रो किया, सिस्टम्स ने ओवर द ईयर्स बहुत तेज़ी से ग्रो किया। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज होना या फिर सिस्टम्स का एक बहुत बड़ी कंपनी बन जाना अगले 10 साल में, ये पाकिस्तान में क्यों, क्या खुद लोगों की भी जिम्मेदारी है, हमारी बिजनेस कम्युनिटी की भी जिम्मेदारी? बिल्कुल जिम्मेदारी है। देखिए, इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? बिजनेस कम्युनिटी करेगी। कौन, कहाँ से? आईटी का जो एक एंटरप्रेन्योर अपनी बेसमेंट में 100 बंदों की कंपनी चला रहा है, उसको अगर कोई इंकरेज करेगा, कोई इन्वेस्टमेंट देगा। आपने अब नेबरिंग कंट्री में क्या हुआ है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने इन्वेस्ट किया है, जो मल्टीनेशनल्स हैं, कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया है। अब वही आरिफ साहब ने बात की, जब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती नहीं है हमारे पास, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर, फिजिकल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि कोई $10 मिलियन आपको ऐसे नहीं दे देगा, $100 मिलियन ऐसे नहीं लगा देगा पाकिस्तान में। तो हमें इन्वेस्टमेंट पे लोकल्स एंड गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, हमें जनरेट करना, हमें वैल्यू प्रोपोजिशन देना है। देखें, ROI बिजनेसमैन को क्या चाहिए? रिटर्न चाहिए। रिटर्न है इस इंडस्ट्री में। और अब मैं एक और बात करूंगा। आई थिंक हम आईटी के जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपर होने चाहिए। आई थिंक एक लो हैंगिंग फ्रूट है जिसको हम जल्दी बना सकते हैं। देखिए, बंदे बनाने हैं, प्रोड्यूस करने हैं। तो कॉल सेंटर का बिजनेस, जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल दूं, फिलीपीन की एग्जांपल देता हूँ, $40 बिलियन की सिर्फ वॉइस की एक्सपोर्ट है। सिर्फ 6 कंपनियाँ, 6 लाख सीट्स का मतलब 6 लाख बंदे उन्होंने आउटसोर्स किए इंडिया फिलीपीन को, सिर्फ टॉप 6 कंपनीज ने, बाकी तो बेतहाशा काम है। तो कॉल सेंटर के आप एजेंट जल्दी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बीपीओ नहीं, क्योंकि 2009-10 में मुझे याद है कि जब पाकिस्तान में कॉल सेंटर बिजनेस ग्रो कर रहा था तो उस वक्त बड़ा दावा किया जाता था कि पाकिस्तान में लोगों का एक्स रेट भी बेहतर है, इंडिया के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर ग्रोथ हो सकती है, बट वो नहीं हुआ। तो वो भी क्यों नहीं हुआ? वो इसीलिए ना कि वो HR में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में काम नहीं किया। और पाकिस्तान लोग सिक्योरिटी, जो मैंने 5 चीज़ें आपको बताई ना, देखिए फिजिकल सिक्योरिटी जब वो देखते हैं, फ्रॉड प्रोटेक्शन नहीं है, अगर उनका डेटा, वो बिलीव नहीं करते कि फ्रॉड प्रोटेक्शन के लॉ नहीं है। अब आई थिंक गवर्नमेंट ने NCCI बनाई है और होपफुली जिससे थोड़ा फ़ायदा हो। बाकी आपका डेटा प्रोटेक्शन, तो ये बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। खाली देखें, आपकी स्टेबिलिटी, जो मोहम्मद अली ने कहा ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो अपना बिजनेस आपके यहाँ चला रहा है। तो वो सिर्फ एक्सेंट न्यूट्रल होने से और इंग्लिश स्पीकिंग नेशन होने से काम नहीं आता, उसको कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, स्केल भी कर सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि ये भी होता है कि अगर कोई यहाँ से ऑपरेट कर रहा है तो ISP को ट्रस्ट नहीं करते कि इफ यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान तो वी डोंट ट्रस्ट यू। ये ऐसा होता है। ये देखें ना, ये ऐसे बड़ी कंपनियां तो ये देखने के लिए आती हैं, और वो आती भी नहीं है इसलिए। देखें, ट्रैवल एडवाइजरी की वजह से, देखें ट्रैवल इज़ डिफ़िकल्ट, और ज़्यादा ग्रोथ कॉल सेंटर की कहाँ से होती है? अमेरिका और यूरोप से, और तो बाकी मिडल ईस्ट से इतना ग्रोथ नहीं है। या BPO में जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, एक और एरिया है लो हैंगिंग फ्रूट। जिस तरह पाकिस्तान में IT ग्रेजुएट तो कोई कहता है 75,000, कोई कहता है 25,000, कोई भी डिबेट नंबर ले लें, लेकिन पाकिस्तान में जो BCom से लेके BSc से लेके वो 5 लाख ग्रेजुएट होता है बच्चा, वो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में ट्रेन हो सकता है, अकाउंटिंग, HR, लीगल। तो ये हमने इन इंडस्ट्री को भी साथ साथ चलाना, IT एंड IT इनेबल्ड सर्विसेज। क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपर को, एज मैंने आपको कहा ना, कि उनको एक्सपोर्ट कराने के लिए आपको उसको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ये नहीं है कि रातों रात अगर मिडिल मैनेजमेंट चली गई, सारे ब्रेन ड्रेन हो गया और आपने कहा कि वही सारे प्लग इन हो जाएंगे जूनियर बच्चे और वही काम करना शुरू कर देंगे। ऑफ कोर्स उससे फ़ायदा होता है, आप वो पाइपलाइन बनाते रहें कॉन्स्टेंटली। तो मैं आई एम वेरी होपफुल एंड वेरी ऑप्टिमिस्टिक। हम, और मैंने आपको बार बार के पॉलिसी फ्रेमवर्क, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, हमें पाकिस्तान को बेचना है। इन इशूज़ के बावजूद भी मैंने तो हमेशा देखा है कि अगर आप खुद कन्विंस्ड हैं
कि यू कैन डिलीवर द सर्विसेज। मेरी हमारी सिस्टम्स को मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ और तकरीबन 20 साल से एक्सपोर्ट की तरफ काम कर रहे हैं। कोई एक ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ शाहजेब कि जिसमें हमने पाकिस्तान की वजह से सर्विस डिलीवर ना की हो। कहने को तो ठीक है कि ये इशू है, वो सिक्योरिटी का इशू है, बट हमने हमेशा डिलीवर किया है। देखें वो प्रूफ है ना, मेरा कोई कस्टमर इस वजह से नहीं छोड़ के गया, या किसी और का भी मोस्ट लाइकली, कि वो हम पाकिस्तान में हालात ख़राब हैं तो हम भाग जाते हैं। आते नहीं, लाना मुश्किल होता है एक दफ़ा, वो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उनको वो जो मोहम्मद अली ने कहा कि वो सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन जब वो आ जाते हैं और उनको डिलीवरी मिल रही होती है तो वो जाते ही नहीं है, राइट। तो पाकिस्तान में कॉस्ट का बहुत बड़ा एडवांटेज है, पाकिस्तान में हंगर है, टैलेंट है, रॉ टैलेंट है, उसको कन्वर्ट करना है। और हमारा जो प्राइस का इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, जो कॉस्ट का एडवांटेज है, आज भी बहुत अच्छा है। आई थिंक चाहे टैक्सेस हैं व्हाटएवर, बट जो कॉस्ट हमें इस वक्त HR की पाकिस्तान में मिलती है, अकाउंटेंट्स टू BPO टू कॉल सेंटर टू IT ग्रेजुएट्स, वो आज भी बहुत अच्छी है। तो आज भी स्केल हो सकता है। आई थिंक प्राइवेट सेक्टर को हिम्मत करनी पड़ेगी गवर्नमेंट के साथ मिलके। आई थिंक गवर्नमेंट इज़ लिसनिंग। अब ये एग्जीक्यूशन में, यस पाकिस्तान में हमेशा एग्जीक्यूशन में टाइम लगता है, प्रॉब्लम होते हैं, बट आई थिंक ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का फोकस नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि फोकस नहीं है, फोकस है, हर किसी का है, और सब चाहते हैं, जिस तरह आपने भी कहा, हमें इसको करना है, राइट। अब एग्जीक्यूशन इज़ द की, इट्स अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट टू मेक इट हैपन। हम डोर टू डोर जाके कैंपेन करें, मार्केटिंग की कंपनीज को एंगेज करें, पाकिस्तान के बारे में बताएं, वाई पाकिस्तान, एंड BPO, कॉल सेंटर, IT, और इस तरह की सक्सेस स्टोरीज दिखाएं, केस स्टडीज़ करें, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को बताएं। और जो मैंने 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स बताएं कि फ्रॉड प्रोटेक्शन, डेटा प्रोटेक्शन, फिजिकल सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर लोग बना रहे हैं। जिस तरह आरिफ साहब कह रहे थे कंस्ट्रक्शन, या सॉरी मोहम्मद अली ने कहा था कंस्ट्रक्शन हमको चाहिए, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, टेलको में कोई इन्वेस्ट करें, फाइबराइजेशन करें। पाकिस्तान इज़ डिजिटल इकॉनमी। और एक आखिरी बात इस तरह मैं कहूँगा कि देखें, जो ये हम कैश की बात करें, कैश सर्कुलेशन की बात करें, डिजिटल पेमेंट, कैशलेस इकॉनमी, देखें इंडिया में भी क्या हुआ है, डिजिटल पेमेंट इज़ द की। जब तक डिजिटल पेमेंट को आप एक डायरेक्शन तो दे देना कि भाई डिजिटल पेमेंट होगी, तो अभी तो पैसा घूमता रहता है सर्कुलेशन में और कोई टैक्स नहीं देता, तो वो जो उसका बर्डन फिर सैलरीड क्लास पे पड़ता है, इनएफिशिएंसीज का। तो जब डिजिटल इकॉनमी होगी, डिजिटल पेमेंट्स हो रही होंगी, डॉक्यूमेंटेशन खुद बढ़ेगी। हाउ डू यू फोर्स दैट, हाउ डू यू इंसेंटिवाइज कि डिजिटल पेमेंट हो। जब तक कैशलेस और ये डिजिटल पेमेंट की तरफ नहीं जाएंगे, ये कैश की इकॉनमी बढ़ती जाएगी, जो इनफॉर्मल सेक्टर ग्रो करता जाएगा पाकिस्तान में, और फॉर्मल सेक्टर हमेशा पिसेगा। तो आई थिंक बिकॉज कैश से कैश का बिजनेस है कि डिजिटल पेमेंट हो, मगर अब मसला ये हो रहा है कि अब तो डिजिटल पेमेंट से रिफ्यूजल आना शुरू हो गए जब से बजट आया है कि जी आप कैश ही लेकर आएं। तो मैं कह रहा हूँ कि सर दैट्स अ प्रॉब्लम ना। तो हमें डायरेक्शन देखें, गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी फ्रेमवर्क किया ना, तो दे हैव टू सेट द डायरेक्शन कि डिजिटल पेमेंट करोगे तो ये फ़ायदा होगा। दिस इज़ एन इंसेंटिव फॉर डिजिटल पेमेंट। आपका टैक्स कम हो जाएगा, आप 18% टैक्स, तो कुछ वी हैव टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स। ये बड़ी बड़ी अहम बात है। साहब सब ज़रा पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल या जितने भी बिजनेस ग्रुप्स हैं, उनका बुनियादी इंसेंटिव है पाकिस्तान के ग्रो करने में। आप सबका बुनियादी इंसेंटिव है कि जी पाकिस्तान ग्रो करेगा तो बिज़नेस कम्युनिटी का फ़ायदा होगा, आवाम का ही नहीं फ़ायदा होगा। तो आपको लगता है कि कम से कम वो सिमत है, और अगर नहीं है, ज़ाहिर आपके कुछ एतराज़ात हैं, तो क्या हो एग्जैक्टली, क्या ऐसी 5 आपकी रिकमेंडेशन है कि भाई ये करें अगर हमें इस स्टेबलाइजेशन से ग्रोथ के पाथ पे जाना है, इस पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ ये ग्रोथ मैच नहीं करेगी? शाहज़ेब, मैं पहले तो ये कहूँगा कि जब हम इकॉनमी के बारे में बात करते हैं तो हम 2 डेफिसिट्स की बात करते हैं, एक्सटर्नल अकाउंट का डेफिसिट और फिस्कल अकाउंट का डेफिसिट। मेरी नज़र में इससे बड़ा जो डेफिसिट है वो ट्रस्ट डेफिसिट है। अब यानी आप कोई भी मेजर इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान की ले लें, एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते, और सर्टनली हुकूमत, बिज़नेस कम्युनिटी जो है, ख़ासतौर पर इस बजट के बाद उनका जो ट्रस्ट है हुकूमत ज़रा कम हो गया है। और हुकूमत, जिस तरह मैंने कहा, ख़ासतौर पर ब्यूरोक्रेट्स वगैरह है, उनका ट्रस्ट कभी ख़ासतौर पे ऑर्गेनाइज बिजनेस या बिग बिजनेस पे था नहीं। यानी वेल्थ क्रिएशन जो थी उसको कभी इनकरेज नहीं किया गया, बल्कि उसको पीनलाइज़ किया गया है, उसको रोका गया है, उस पर टैक्स लगाया गया है, सुपर टैक्स ले लें, जो भी आप टैक्स ले लें। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए जी मेरी जो 5 वो तजवीज़ात हैं, वो सबसे पहले तो ये है कि कट डाउन दी जो स्टेट का इन्फ्लुएंस है इकॉनमी के अंदर, वो उसको आपको कम करना पड़ेगा। वेदर यू डू इट, वेदर आप उसके कट डाउन द साइज़ ऑफ द गवर्नमेंट, उसकी जो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स करें, ग्रेड 17 तक के जो ऑफिसर्स हैं जिनकी 6 लाख से ज़्यादा, फेडरल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें खासी आपको ट्रिमिंग करने की ज़रूरत है। जब तक आप ये नहीं करेंगे, डिजिटाइज नहीं करेंगे, डिसीजन मेकिंग को ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे,
तो आप वो एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट होगा जिसमें कि इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है वो उसको फ़रोग़ मिले। इस बजट पे आपको इकदाम नहीं दिखते? कुछ पेंशन रिफॉर्म्स की बात है, 5 मिनिस्ट्रीज ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, 45 कोई पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं जिनको प्राइवेटाइज करने की बात कर रहे हैं। आपको लगता है वो इकदाम हैं या बस ऐसे ऐलानात हैं? जी इकदाम तो है, लेकिन ये शुरुआत हैं। गवर्नमेंट की जो साइज़ कट के बारे में बात हो रही है कि जी 5 मिनिस्ट्रीज़ को शायद मर्ज कर दिया जाएगा वगैरह वगैरह, उसका कोई बजट के अंदर कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। ज़रूर आई एम श्योर काम हो रहा होगा उसके ऊपर और इंशाल्लाह उससे कोई नताइज भी निकलेंगे, लेकिन ये करना आई थिंक बहुत ज़रूरी है। इसके साथ जिस तरह आपने कहा स्टेट ओन एंटरप्राइजेज़ के लॉसेस हैं उनको कंटेन करने की ज़रूरत है, प्राइवेटाइजेशन को एडवांस करने की ज़रूरत है। ब्रेन ड्रेन इज़ अ मेजर लीकेज फ्राम पाकिस्तान। जिस तरह मैं लीकेज की बात कर रहा हूँ तो यू नो स्टेट ओन एंटरप्राइज इज़ अ लीकेज, ब्रेन ड्रेन इज़ अ लीकेज। एंड बात की जाती है कि हमारी एक्सपोर्ट है नहीं, आरिफ साहब कहते हैं रेमिटेंसेज आ रही हैं, जो जा रहा है उसको जाने दें। आप कह रहे हैं कि इट इज़ अ प्रॉब्लम। इट इज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज today it's a problem. In 2 years 3 years time maybe it will translate into remittances. लेकिन इस वक्त तो जो talented लोग हैं, जो experienced लोग हैं, वो जा रहे हैं ना बाहर। तो देखिए इससे नुकसान फॉर्मल सेक्टर को होता है, इनफॉर्मल सेक्टर को नहीं होता। इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो तो वैसे ही सैलरीज अंडर द टेबल देता है। ये तो फॉर्मल सेक्टर है ना जो टैक्सेबल सैलरीज दे रहा है। तो ये एक बात है। फ़्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है पाकिस्तान से। जब से ये 2 साल पहले CVT लगा था उससे कई पाकिस्तानियों ने अपने पासपोर्ट वापस कर दिए हैं जिनके पास ड्यूल नेशनैलिटी थी, और वो उन्होंने रीलोकेट कर लिया अपने आप को प्राइमरीली दुबई के अंदर, बाकी ममालिक के अंदर भी। ठीक, तो ये इस तरह के जो लीकेजेस हो रहे हैं उनको हमें स्टेम करने की ज़रूरत है। एनर्जी रिफॉर्म्स के बारे में आई थिंक बात हो चुकी है। ज़ाहिर है कि एनर्जी रिफॉर्म्स पे काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। जब इंडस्ट्री को वो टैरिफ नहीं मिलेगा जिससे वो कम्पीट कर पाएगा ग्लोबली एज वेल एज यानी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए भी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी आपको कंपैरेटिव एनर्जी की ज़रूरत है। आपको देखिए किसी ने बात नहीं की, नेशनल फाइनेंस अवार्ड को रीफोकस करना पड़ेगा, उसको रिवाइज़ करना पड़ेगा। ये जो इस वक्त का निज़ाम है कि प्रोविंसेस जो है वो अपना पूरा टैक्स नहीं हासिल करती, ठीक है एग्रीकल्चर पे अब वो करेंगी, प्रॉपर्टी टैक्सेस पे उनको करने की ज़रूरत है, लेकिन इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इस पे गौर करने की ज़रूरत है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इक्विटेबल टैक्सेशन, ब्रॉड टैक्सेशन, अ टैक्सेशन बेस्ड ऑन अ फिस्कल पॉलिसी, ऐसी फिस्कल पॉलिसी पे वो बेस्ड हो जो कि इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करे, जो कि एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करे। ऐसी नहीं कि जो कि शॉर्ट टर्म हो। इसी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई है पाकिस्तान के अंदर ओवर द लास्ट आई वुड से 10 ईयर्स, 10 सालों के अंदर, कि जो बैलेंस था बिटवीन प्लानिंग एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस आई फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो इम्बैलेंस हो गया है। इस वक्त शॉर्ट टर्म नी जर्क रेवेन्यू सेंट्रिक किस्म के हम काम कर रहे हैं। हमको वापस जाना है इनटू 3, 4, 5 ईयर प्लान्स, राइट। और जब तक हमारी फिस्कल पॉलिसी अलाइन नहीं होगी विद आर इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर, वो एक बहुत ज़रूरत है उसको लाने की। तो ये फिस्कल पॉलिसी के अलाइनमेंट वगैरह करें, और तो इससे इंशाल्लाह टैक्स रेवेन्यू भी आ जाएगा, गवर्नमेंट का जो अखराजात हैं वो भी कम हो जाएंगे, हमारी जो फिस्कल डेफिसिट है वो एड्रेस हो जाएगी, और ऑफ कोर्स एक्सटर्नल अकाउंट भी आसिफ इनाम साहब, वो 5 चीज़ें जो कि हुकूमत को करनी चाहिए। जी देखिए, इसमें सबसे अहम तो एनर्जी का है। जब तक आपका ये 5, 6, 7 सेंट की रेंज में ये बिजली नहीं आएगी, आपका कोई मसला हल नहीं होगा। और वो कैसे एंड इसके अंदर देखिए, वो तो अब आप पहले ये बताएं कि मुल्क में 22,000 का सिस्टम है, आपने 60-70 हज़ार ले कैसे ली? अगर आपका कोई 5 ईयर प्लान होता, ग्रोथ प्लान कहीं शेयर हुआ होता कि भाई हम इतनी एनर्जी खरीद क्यों रहे हैं। ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है, आपने ख़रीद ली, मतलब आपके पास गाड़ी नहीं हो आप। दूसरे, इसका जो बॉन्ड स्ट्रक्चर है कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, ये फॉरेन इन्वेस्टर, ये डेट है, एक ऐसा डेट जिसके सामने आपकी कोई जनरेशन नहीं है, और आपने 15, 20, 25% पे बोरो कर लिया जो कंट्री सस्टेन नहीं कर सकती। अब क्या, क्यों, कैसे, ये लेट दी गवर्नमेंट एंड अदर, मेरे ख्याल में गौर भाई भी इस पर खासी हद तक हमारे पैटर्न इन चीफ शो बात कर रहे हैं, तो लेट अस सी। दूसरे, एक जो सबसे अहम है EFS है। EFS में मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जी EFS स्कीम जो है, ये अगर इसमें लोकल को बहाल नहीं करते तो फिर पूरे पाकिस्तान को दोबारा रिपीट रेजिम पे ले जाएं, सब ड्यूटी दें, सब रिपीट लें, फिर ख़त्म कर दें, इसको टोटल ख़त्म कर दें। इंपोर्ट की फ़रोग की कोई स्कीम हम नहीं होने देंगे अनलेस वो उसमें डोमेस्टिक कॉम्पिटिटिव हो। तीसरी बात इसके बाद ये आ जाती है
कि इस वक्त हमारे पास एक सक्सेसफुल मॉडल है जो EPZ की फॉर्म में था, जो 2-3 लगे और वो बहुत जल्दी भर गए। दुबई ने भी आप देखें कि EPZ बनाए। अब इतना बड़ा आप एक EPZ स्टील मिल के करीब, ये मेरे ख्याल में हमारे जब गौर भाई ये थे कॉमर्स मिनिस्टर, उन्होंने उसको सारा प्लान किया। आप एक 8-10 हज़ार एकड़ पे क्यों नहीं बना के देते EPZ विद फैसिलिटीज़। अब जो फॉरेन कंपनीज लोकेटेड, देखिए EPZ में आ जाएंगे। जैसे भाई ने स्लज की बात की कि स्लज जा रहा है, वो स्लज इसलिए जा रहा है कि वो टोटल माइंस और उसके साथ जो उसकी प्राइमरी रिफाइनरी है वो EPZ है डिक्लेयर। अगर वो EPZ से हट के वहाँ पे ऐसा कॉपर बनाने लगे जो पाकिस्तान में डायरेक्ट बिकने आएगा, उनके ऊपर दुनिया भर के पाकिस्तान के 50 लॉ का अप्लाई हो जाएगा जो वो नहीं चाहते। तो आपका एक सक्सेसफुल मॉडल है पूरी दुनिया में। चाइना आज भी रोज़ रोज़ नए EPZ बनाता है, उसको आप क्यों नहीं करते। और दूसरे, जब आपको अपना चेक करना हो कि जी आपकी पॉलिसी ठीक है, आप देखेंगे फॉरेन इन्वेस्टर आ रहा है या नहीं। फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में कोई नहीं है, सिवाय इसके कि जहाँ पे आपकी गारंटीड रिटर्न या स्टेट गारंटीज, उसने एक मॉडल बनाया, चले नहीं चले व्हाटएवर, इस तरह तो कोई भी कर लेगा। तो अब इसके, अब वियतनाम की आपने बात की, $20 बिलियन सिर्फ एक साल में टर्की ने वियतनाम में इन्वेस्ट किया था इन टेक्सटाइल सेक्टर। और आपके यहाँ $1 आया टेक्सटाइल में कोई 10-15 साल में, क्यों नहीं आया? कभी हमने गौर किया कि वियतनाम में आया, बांग्लादेश में आया, चाइना में बिलियंस ऑफ डॉलर, सारे जापान में जो तौलिए बनते थे सब शिफ्ट हुए चाइना, पाकिस्तान क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? ये तो अब सवाल पूछने हैं ना हमने कि भाई हमारे अगर यही है कि हम तो सीपेक के अगले स्टेज में बात होती थी कि वो रिलोकेशन होगी, वो नहीं हुई। तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा फ्रॉम इंडस्ट्री क्यों नहीं हुई? उसकी वजह बता रहा हूँ ना। एक तो हमारा एनर्जी बेस्ड टैरिफ ही हमेशा रहा, अनलेस यू हैव सम स्पेशल रिजीम, आपका नेचुरल टैक्स टैरिफ ही, नेचुरल टैरिफ ही बनता है 18-19 सेंट, वो सस्टेनेबल ही नहीं। आपने जितने जो है वो डेवलपमेंट है, वो सड़कों की मरम्मत और इस सब पे करके एक डैम नहीं बना। आपके पास 20-25 हज़ार आज मेगावाट डैम होता है, आपके 1 रुपये की बिजली होती, आपके लोग भी खुश, इंडस्ट्री भी खुश, हर चीज़ हो रहा होता से। तो ना हमारी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुई और मुझे तो लगता है आगे भी नहीं होगी। प्रॉब्लम यह है कि जब हमारे जहन में कोई ग्रोथ का खाका नहीं है, कोई 5 ईयर प्लान है हमारे पास। इससे तो वो कम्युनिस्ट टाइप का सेमी एरा अच्छा था कि कम अज़ कम 5 ईयर प्लान तो होता था कि भाई हमने इस 5 साल में क्या करना है। हम किस चीज़ पे जज करेंगे अपनी परफॉर्मेंस को कि हमने इकोनॉमिकली परफॉर्म किया है, अनलेस वी सबमिट अ प्लान कि जी ये हम इस चीज़ में इतना अचीव करेंगे, एक्सपोर्ट ये अचीव करेंगे। आज एक्सपोर्ट का टारगेट क्या है फॉर नेक्स्ट ईयर? वी डोंट हैव इवन हैव अ टारगेट। हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। एक ब्रेक नाज़रीन प्रोग्राम में शामिल करते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जाएगा।